प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है केमिस्ट्री की हमारी एक और क्लास में, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। और इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि पीरियोडिक टेबल क्या है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, किस प्रकार से कौन से मेटल्स हैं, कौन से नॉन मेटल्स हैं, कौन से मेटलॉइड्स हैं, धातु है, धातु, उपधातु, ठीक है, कौन सा तत्व ऐसा है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच सकता है, कौन सा दे सकता है। तमाम तरह की बातें जो आपको जानना बेहद जरूरी है और उत्सुकता भी बहुत सारे बच्चों में होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर पीरियोडिक टेबल कब लेकर के आ रहे हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, ट्रिक से भी आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल करवाएंगे, ठीक है। ये दो पार्ट में रहेगा, तो पहला पार्ट आज हम लेकर के आ रहे हैं, इसके जस्ट बाद सेकंड पार्ट को भी आप यहां पर देख पाएंगे, ठीक है। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, आवर्त वर्गीकरण। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आपको यह जानना जरूरी होता है कि पीरियोडिक टेबल क्यों बनाया गया। अब देखिए, जब आप क्लास के अंदर बच्चों के सेक्शन अलग अलग करते हैं, आमतौर पर जो नॉर्मल रूल्स फॉलो करते हैं अध्यापक, वैसे इस रूल को मैं नहीं मानता कि सही है, उसमें क्या करते हैं कि जो बच्चे बहुत अच्छे हैं उसको एक अच्छा सेक्शन अलॉट कर देते हैं, जैसे सेक्शन ए, यहां पर वो बच्चे रहेंगे जो 90% से ऊपर स्कोर करने वाले होंगे। उसके बाद सेक्शन बी 85% या 80%, फिर सेक्शन सी थोड़े से और कमजोर, फिर डी और ई, इस प्रकार से आप सेक्शन को डिवाइड करते हैं। पर एक्चुअल में ऐसा होने पर क्या होता है, बच्चों में कंपटीशन की भावना लास्ट वाले सेक्शन में कम हो जाती है। पर ऐसा ही ज्यादातर किया जाता है ताकि जो बहुत ब्रिलियंट बच्चे हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट दे करके और अच्छा जो है स्कोर दिलवाया जा सके। आमतौर पर ऐसा किया जाता है। इसीलिए तत्वों का भी प्यारे विद्यार्थियों इसी तरह से हम वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। कैसे करते हैं कि एक जैसे तत्वों को एक साथ रखा जाता है, इसे ही हम पीरियोडिसिटी बोलते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही जानना जरूरी है कि व्हाट इज पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी क्या होता है। जब आप पीरियोडिसिटी को जान लोगे तो आपको यह भी पता लग जाएगा कि पीरियोडिक टेबल को बनाया क्यों जाता है। देखिए, जितने भी तत्व हैं केमिस्ट्री में 118 से ऊपर हैं, 118 से ज्यादा तत्व आज खोजे जा चुके हैं। तो होता क्या है, कुछ तत्व ऐसे हैं जिनके गुण दूसरे तत्वों से मिलते हैं, यानी कि एक स्टेज के बाद ऐसा तत्व आता है जो अपने गुणों को कहीं पिछले किसी तत्व से मेल खाता हुआ लगता है। उसे हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी। द रिपीटिशन ऑफ कैरेक्टर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, कि जितने भी तत्व हैं उनके गुणों का या गुणधर्मों का पुनरावृत्ति होना। पुनरावृत्ति मतलब एक तत्व ऐसा मिला था जिसमें ये सारे गुण थे कि ये गैस था, इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो था, ठीक है ना। ऐसा ही तत्व एक और खोज लिया गया जो बिल्कुल हूबहू ऐसा ही है, तो इसे हम कह सकते हैं कि तत्वों में पुनरावृत्ति हुई है, और इसे हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी। और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्हीं तत्वों को एक साथ रखा जाता है, और ऐसा रखने का प्रयास अनेकों वैज्ञानिकों द्वारा किया गया। उनकी भी हम चर्चा इस लेक्चर के अंदर करने वाले हैं। तत्वों के गुणधर्मों की पुनरावृत्ति होना, पुनरावृत्ति कि दोबारा से वही गुण किसी और तत्व में पाए जाना जो उस तत्व में पाए गए थे, तो इसे हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी बोलते हैं। और इसी आधार पर पीरियोडिक टेबल को बनाया गया। तो सबसे पहला प्रयास जो किया गया वो किया गया प्यारे विद्यार्थियों डोब्राइनर के द्वारा। डोब्राइनर वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया कि तीन तीन तत्वों को एक साथ रखा। उसने ये कहा कि ये तीन तत्व ऐसे हैं जो एक जैसे हैं। दूसरा इसी प्रकार से अगले तीन तत्वों को कहा कि ये भी एक जैसे हैं, फिर तीन तत्वों को ये भी एक जैसे हैं। तो कह सकते हैं कि उसने कुल 9 तत्वों को खोजा और 9 में से तीन तीन के ट्राइड्स बना लिए। ट्राइड्स यानी त्रिक बना लिए। त्रिक क्या होता है, जैसे जोड़े तो क्या होता है कि 2 बनाए जाएं, उसको हम जोड़ा कहते हैं। तो तीन एक साथ हो तो उसे हम ट्राइड बोलते हैं, त्रिक बोलते हैं। यानी तीन तत्वों के जोड़े बना लिए गए। समझ में आ गया ना। तीनों के गुण आपस में एक दूसरे से मेल खाते थे। तो डोब्राइनर ट्राइड, ये क्या था, हिंदी में लिख देता हूं मैं, इंग्लिश में आप समझ जाएंगे
कि डोब्राइनर के ट्रिक के अनुसार, डोब्राइनर के ट्रिक के अनुसार उसने क्या किया, जो डोब्राइनर ने ट्राइड्स बनाए थे, ट्रिक बनाए थे, उसने क्या किया, उसने तीन तीन तत्वों को इस प्रकार रखा, तीन तीन तत्वों को इस प्रकार रखा कि उसके रखने का स्टाइल यह था, वहां से एक लॉजिकल फिगर निकल करके आ रहा था। क्या निकल के आ रहा था, ध्यान से सुनिएगा, पता लग जाएगा कि उसने तीन तीन तत्वों को इस प्रकार रखा कि पहला तत्व, पहले और तीसरे तत्व, पहले और तीसरे तत्व के द्रव्यमान का औसत, यानी कि मान लीजिए पहले तत्व का द्रव्यमान 1 है, तीसरे का 3 है, 3 और 1 4 का औसत कितना आएगा, 2। तो वो औसत जो है वो बीच वाले तत्व यानी दूसरे तत्व के बराबर था। तो पहले और तीसरे तत्व के द्रव्यमान का औसत किसके बराबर था, दूसरे तत्व के बराबर था। किसके बराबर था, दूसरे तत्व के बराबर था। मैं आपको एक करवा के दिखा देता हूं कि उसने एक ट्रिक बनाया, एक एग्जांपल दे देता हूं, उसके बाद बाकी के एग्जांपल लेंगे। उसने एक तत्व रखा लिथियम, एक रखा सोडियम, एक रखा पोटेशियम। ठीक है, लिथियम का जो द्रव्यमान होता है 7 होता है, पोटेशियम का 39 होता है। तो पहला और तीसरा यानी पहले का 7, दूसरे का 39 और दोनों का औसत अगर निकालेंगे तो क्या आएगा प्यारे विद्यार्थियों, 7 + 39 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 23। तो सोडियम का जो औसत था, सोडियम का जो द्रव्यमान था वो 23 था। तो इसने ऐसे जोड़े बनाए कि पहले और तीसरे को जोड़ो, जो उसका औसत आएगा वो दूसरे वाले के बराबर होगा। यानी कहीं ना कहीं इसने लॉजिक बनाने की कोशिश की और ये कामयाब भी हुआ, क्योंकि ऐसा जब हम करते हैं प्यारे विद्यार्थियों तो वास्तव के अंदर सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 23 ही होता है और इसके अकॉर्डिंग, इसके लॉजिक के अकॉर्डिंग भी 23 ही है। यहां पर इसका जो ट्रिक था वो कामयाब रहा, सफल रहा। जब इसने ऐसा करने की कोशिश की और उसका द्रव्यमान निकाला तो वो बीच वाले के बराबर आया और वास्तव में भी सोडियम का 23 ही होता है। तो इसका मतलब ये इसकी ट्रिक क्या थी, कारगर रही। इस प्रकार इसने तीन तीन तत्वों के 3 ट्रिक बनाए, मतलब कुल मिलाकर के 9 तत्वों की खोज की। वो 9 तत्व कौन से थे यहां पर आप देख सकते हैं। एक तो मैंने यहां पर ले लिया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यहां पर देख सकते हो आप, ये तो मैंने ले लिया यहां पर। दूसरा इसने लिया कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। प्यारे विद्यार्थियों, कैल्शियम का होता है 40 और बेरियम का होता है 137। तो दोनों को जोड़ो, 40 + 137 डिवाइड बाय 2, ये कितना आ गया, 7 7 1 2। तो 2 8 16, फिर 1 बच गए, 88.5 88.5 आंसर आया। और वास्तव में इसका कितना होता है, वो होता है 87.5। तो डोब्राइनर ने कहा था कि लगभग बराबर आएगा, तो लगभग बराबर आ चुका है। इसलिए इस ट्रिक को भी सही मान लिया गया कि इसके अकॉर्डिंग 88.5 आ रहा है, वास्तविक द्रव्यमान 87.5 है। इट मींस कहीं कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो यहां भी इसका ट्रिक ये क्या हो गया, पास हो गया। यहां पर भी क्या हो गया, पास हो गया। नंबर 3, ये इसका नंबर 2 था प्यारे विद्यार्थियों। नंबर 3 भी ले लेते हैं। नंबर 3 इसने लिया क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 35.5। उसके बाद ब्रोमीन और आयोडीन। प्यारे विद्यार्थियों, ब्रोमीन का 80 होता है और इसका 127 होता है। अब आप जोड़िए, पहला 30.5, तीसरा 127 डिवाइड बाय 2। तो यहां पर जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 81.25 81.25। और वास्तव में ब्रोमीन का होता है 80। वास्तव में कितना होता है, 80। तो यहां पर भी अगर देखा जाए बिल्कुल नजदीक पहुंचा है। तो यह भी इसका ट्रिक मान लिया गया कि सही है। तो ये 3 ऐसे ट्रिक थे इसके। कुल 9 तत्वों की अगर बात करें ये सही रहे थे। इसके बाद इसने काफी ट्रिक बनाने की कोशिश की, काफी ऐसे जोड़े बनाने की कोशिश की जिसमें 3-3 तत्व हो और पहले और तीसरे के द्रव्यमान का औसत बीच वाले के बराबर हो। तो ये तो बिल्कुल बराबर था।
ये भी लगभग बराबर था जो सेट 1 था, और सेट 3 भी लगभग बराबर ही था। तो ये तो इसके त्रिक रहे कामयाब, उसके बाद के जो त्रिक थे वो इसके कामयाब नहीं रहे, और यही डोब्राइनर की सबसे बड़ी गलती रही, लिमिटेशन रही कि उसके बाद के त्रिक कामयाब नहीं हो पाए। पॉइंट क्लियर है? उसके बाद की जो कोशिश की गई प्यारे विद्यार्थियों, वो की गई न्यूलैंड्स के द्वारा। न्यूलैंड्स, तो इसने अपना क्या नियम दिया? डोब्राइनर के बाद अगला जो साइंटिस्ट आया जिसने पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश की, तो उसका नाम था न्यूलैंड। और इसने क्या दिया? इसने दिया न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। हिंदी में मैं बताऊं तो इसने अष्टक सिद्धांत दिया। अष्टक यानी 8-8 का सिद्धांत, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। अष्टक सिद्धांत, तो इसने क्या कहा कि अगर हम तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार यानी परमाणु द्रव्यमान के मुताबिक रख दें, कि पहले कम भार वाला, उसके बाद ज्यादा वाला, फिर और ज्यादा वाला, फिर और ज्यादा वाला, तो प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले वाले से मिलेंगे। यानी पहले के और 8वें के गुण समान, दूसरे के और 9वें के समान, तीसरे के और 10वें के गुण समान, यानी प्रत्येक 8वां अपने से पहले वाले से मैच करेगा। देखते हैं कैसे, पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार क्या बताया इसने, न्यूलैंड ने? इस सिद्धांत के अनुसार यदि तत्वों को कैसे रखा जाए कि पहले कम भार वाला, फिर ज्यादा वाला, फिर ज्यादा वाला, यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार, उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार रखा जाए, ये न्यूलैंड ने कहा कि मैं ऐसे करता हूं, तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार रख देता हूं, तो क्या होगा? तो प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म, तो क्या होगा? प्रत्येक 8वें यानी हर 8वां, प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म कैसे होंगे? पहले वाले तत्व जैसे होंगे, पहले वाले तत्व से मेल खाते होंगे, तत्व से मेल खाते हुए मिलेंगे। ये इसने आइडिया लगाया था, और देखते हैं इसका आइडिया कितना सही है, कितना सही है न्यूलैंड का आइडिया। जानने की कोशिश करते हैं, इसकी उत्तर की पड़ताल करते हैं कि न्यूलैंड ने क्या किया। प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर मैं यह भी बताना चाहूंगा आपको कि न्यूलैंड को जो नोबल गैसेस है उनको, उनकी बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। किसकी जानकारी नहीं थी? न्यूलैंड्स को अकिरीय गैसों की जानकारी नहीं थी। अकिरीय गैसें, नोबल गैसेस भी बोल सकते हैं इसको, नोबल गैसेस या अनरिएक्टिव गैसेस। ये कौन कौन सी होती हैं? अकिरीय गैसों की जानकारी नहीं थी। न्यूलैंड को इसकी जानकारी क्या थी? नहीं थी भाई। तो क्या हुआ? कौन सी गैसें होती हैं ये? जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये अक्रिय गैसेस होती हैं प्यारे विद्यार्थियों, इनकी जानकारी नहीं थी। तो अगर आपने हमारा पहला लेक्चर देखा है तो उसमें मैंने आपको 20 तत्व याद करवाए थे। तो उन 20 में से 2 नंबर हीलियम का है, 10 नंबर नियोन का है, 18 नंबर आर्गन का है। इनको छोड़ दें तो बाकी तो आपको याद होंगे, क्योंकि इनकी जानकारी तो न्यूलैंड्स को नहीं थी। तो इनको छोड़ देंगे तो बाकी को रख दीजिए प्यारे विद्यार्थियों। नंबर 1 कौन है? हाइड्रोजन। 2 नंबर वाले की जानकारी इसको नहीं थी, तो इसने 3 नंबर वाला लिया, लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो 1 2 3 4 5 6 7, 8वां कहां आ जाएगा? पहले के नीचे। ये इसने किया। क्या किया इसने? कि हर 8वां तत्व पहले से मेल खाएगा। यही तो इसने कहा कि हर 8वां तत्व पहले से मेल खाएगा। तो 20 तक अगर आपको तत्वों के नाम याद हैं जो मैं करवा चुका हूं पहले लेक्चर में, तो आप सभी को रख दो प्यारे विद्यार्थियों।
एक के बाद एक, पहले हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है। आपको याद है ना, मैंने ट्रिक करवाई थी आपको, है हेली बेब कनोफनीना मगल सिप्स क्लार्क का। इस ट्रिक में 20 के 20 तत्वों को आपने एक झटके में याद कर दिया था। तो उन 20 में से तीन तत्व छोड़ दो जो इसमें नहीं आएंगे, बाकी के 20 तो लिख सकते हैं ना यहां पे, इन तीनों को छोड़ करके। तो हाइड्रोजन से शुरू कीजिए। एक नंबर हाइड्रोजन का होता है, 2 नंबर वाला छोड़ दो क्योंकि इसकी जानकारी इसको नहीं थी, इसने इसके अंदर शामिल नहीं किया, अपनी आवर्त सारणी में इन तत्वों को शामिल नहीं किया जानकारी के अभाव में। तो एक के बाद 3 नंबर वाला, 2 को छोड़ दो, 4 5 6 7 8, 8 के बाद 9 नंबर वाला, 10 को छोड़ दो। फिर 11 वाला कौन था प्यारे विद्यार्थियों? सोडियम था। फिर 12 मैग्नीशियम है, 13 एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है 14, 15 नंबर फास्फोरस है, 16 नंबर सल्फर है, 17 नंबर क्लोरीन है, 18 वाले की जानकारी नहीं थी, 19 नंबर पोटेशियम है, 20 नंबर कैल्शियम है। तो ये तत्व थे। और इसने कहा कि जैसे आपने अगर म्यूजिक लिरिक्स सुने हैं, सारे गा मा, तो प्यारे विद्यार्थी यहां पर लिख सकते हैं सारे गा मा पा दा नी सा। तो सारे गा मा पा दा नी सा की अगर ट्यूनिंग याद करेंगे तो सारे गा मा पा दा नी के बाद क्या आता है? सा। यानी कि नी के बाद अगला तत्व यहां सा के नीचे आना चाहिए। पहला तत्व सा के नीचे और 8वां तत्व भी फिर किसके नीचे आना चाहिए? सा के नीचे ही आना चाहिए। तो इस प्रकार 20 तत्वों को इस प्रकार लगाओगे तो आपको मालूम खुद ब खुद पता लग जाएगा कि प्यारे विद्यार्थियों ये तीन एक जैसे हैं। ठीक है, तीनों के तीनों अधातु हैं, ये तीन एक जैसे हैं, तीनों के तीनों मेटल्स हैं, इनकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं। क्या क्या मिलती हैं वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको बताएंगे। जैसे इन तीनों की संयोजकता एक है, वैलेंसी जिसे हम बोलते हैं, तीनों के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है, तीनों मेटल हैं, तीनों बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं। ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स मैच खा रही है बिल्कुल, मतलब कहा जाए तो इसने तत्वों को जो रखा है ना, इन सभी को, इन तीनों को बिल्कुल मैच खा रही हैं। ये दो भी मैच कर रही हैं, ये सभी क्या है? मैच कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो 20 तक इसने तत्वों को रखा, वो तो मैच कर रहे थे, लेकिन 21वां तत्व मैच नहीं कर पाया। तो इसलिए कहा गया कि न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? कैल्शियम तक ही लागू होता है, बाकी के तत्व भी इसने रखे थे। देखिए कैल्शियम के बाद इसने यहां पर देख सकते हैं क्रोमियम रखा, थैलियम रखा, मैग्नीज रखा, आयरन रखा, कॉपर, जिंक, यट्रबियम रखा, इंडियम रखा, आर्सेनिक रखा, सिलेनियम रखा। कामयाब नहीं हुए, कामयाब नहीं हुए। ठीक है, कहां तक कामयाब हुआ? कैल्शियम तक। तो यही इसकी कमियां रही, न्यूलैंड की कमियां। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत कहां तक सही रहता है, कहां तक लागू होता है? न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है, केवल कैल्शियम Ca तक ही लागू होता है, बाद वालों पर यह लागू नहीं होता। पीरियोडिक टेबल तो इसकी इतनी लंबी थी पर यह कामयाब कहां तक हुआ? यहीं तक हुआ, उसके बाद वालों पर यह लागू, ये नीचे के जो दिए हुए हैं या जो बाद के हैं इन पर यह लागू नहीं होता। तो ये बाद की इसके जो जितने भी तत्व रखे वो मेल नहीं खाते थे। तो लागू नहीं होने का मतलब क्या होता है? कि उनके गुण नहीं मिलते। इसका मतलब उसने तत्वों को सही से नहीं रखा। सही से रखने का मतलब होता है कि ये सभी तत्व ऊपर से नीचे इनके गुण मैच खाने चाहिए। अगर कुंडली नहीं मिली ना तो इसका मतलब ये पीरियोडिक टेबल गलत है। गलत का मतलब सही से नहीं बनी। तो कैल्शियम तक तो सही थी, बाद के सही नहीं है। तो यही मैं लिख रहा हूं कि कैल्शियम तक ही लागू होता है। दूसरा क्या था? न्यूलैंड्स ने क्या कहा था? न्यूलैंड्स ने कहा था, न्यूलैंड्स ने कहा था कि प्रकृति में, कि पूरी धरती पर, प्रकृति पर, नेचर में केवल 56 तत्व विद्यमान हैं। 56, क्योंकि इसको 56 तत्वों की जानकारी थी। 56 तत्व क्या हैं? 56 तत्व विद्यमान हैं। और इसने यहां तक बोल दिया था कि मैंने 56 तत्व खोज लिए हैं, इसके बाद इससे ज्यादा कोई नहीं खोज पाएगा। इतना बड़ा चैलेंज दिया था कि खोज के बताए। लेकिन आज जब 118 से ज्यादा हैं तो हम कह सकते हैं कि न्यूलैंड की यह अवधारणा भी गलत थी कि उसने कहा था कि दुनिया में 56 ही तत्व हैं। ठीक है, तो कैल्शियम तक लागू होता है 56 तत्व, और
ये इसकी कमियां रही और कुल कितने तत्व हैं और उसमें से 56 ही बता पाया, तो इसलिए न्यूलैंड कास्टक सिद्धांत भी यहां पर फेल हो जाता है। तो उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों कौन आता है? उसके बाद आता है मेंडलीव। तीसरा जो साइंटिस्ट यहां पर काम करता है वो है मेंडलीव। तो अब हम करने वाले हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो यहां पर आप देख पाएंगे प्यारे विद्यार्थियों, दमित्री मेंडलीव वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत अच्छी पीरियोडिक टेबल बनाई और काफी दिनों तक इसको सही माना गया था। ठीक है, और इसने कितने कहा था? मेंडलीव के अनुसार, हिंदी में मेंडलीव बोलते हैं, इंग्लिश में मेंडलीव बोलते हैं। मेंडलीव के अनुसार कुल 63 तत्व इनकी आवर्त सारणी में रखे गए। इनकी आवर्त सारणी में रखे गए। आवर्त सारणी में, इसकी सारणी में कितने तत्व थे? 63। ठीक है, और इसने भी क्या किया था? तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार ही रखा था। मेंडलीफ ने भी तत्वों को, मेंडलीफ ने भी तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार ही रखा था। परमाणु भार के अनुसार ही रखा था। ठीक है, मेंडलीफ ने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार ही रखा था। तो कैसी दिखती है मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल? यहां से हम आपको एक नजारा दिखा देते हैं मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल का। मैं इसको थोड़ा जूम भी करता हूं प्यारे विद्यार्थियों, ताकि आप इसको क्लियर देख पाएं। थोड़ा इसको जूम करते हैं। हां जी, तो यहां पर आप देख पाएंगे कि मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में जो स्टैंडिंग लाइन है, ठीक है, वर्टिकल लाइंस है, वो कितनी है? 8 है। 8 इसके क्या थे? ग्रुप थे। और 6 इसके क्या थे? पीरियड थे। ये वाले लाइन कितनी है? 1 2, जिसमें एलिमेंट्स रखे गए हैं। ऊपर को छोड़ दीजिए, मैं बताऊंगा बाद में। 8 तो इसके ग्रुप हैं और 6 इसके क्या हैं? पीरियड्स हैं। यहीं पर मैं मेंशन कर देता हूं प्यारे विद्यार्थियों कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में 8 ग्रुप यानी समूह थे जो वर्टिकल लाइंस हैं, तथा हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है? 6। तो 6 क्या थे? पीरियड्स थे। पीरियड्स क्या होती हैं? ये वाली लाइन प्यारे विद्यार्थियों। ग्रुप्स क्या होते हैं? ये वाले डब्बे, ठीक है, ये वाले बॉक्सेस। 8 पीरियड्स यानी आवर्त थे। ठीक है, तो यहां पर हम देख पाएंगे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपकी टेबल है। पहले पीरियड्स में केवल एक ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन। पहले पीरियड में केवल एक ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन। दूसरे के अंदर प्यारे विद्यार्थियों कुल 7 एलिमेंट्स हैं, लिथियम, बेरिलियम। एक चीज यहां पर नोट कीजिए कि इसने बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार रखा है। हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 6.9 है एटॉमिक वेट, बेरिलियम का 9 है, फिर 10 है, 12 है, यानी बढ़ते हुए। तो अगले के अंदर प्यारे विद्यार्थियों इसके कुल 7 एलिमेंट्स थे। उससे अगले में भी फिर 7 थे। ठीक है, उसे नेक्स्ट के अंदर इसने देखा तो इसने 2 सीरीज बना दी, एक सीरीज ये और एक सीरीज ये। और यहां भी अगर देखा जाए तो इसने 2-2 ग्रुप के अंदर 2 पार्ट डिवाइड कर दिए, ए और बी। आधे एलिमेंट्स इधर, कुछ एलिमेंट्स इधर, इसमें भी कुछ इधर कुछ इधर। ये इसकी कमी भी थी। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम आज के दिन जो पढ़ रहे हैं, जब मैं उसको करवाऊंगा तो बताऊंगा कि एक ही बॉक्स के अंदर एक ही एलिमेंट को रखा जाना चाहिए। ये मेंडलीफ की कमी थी। कमियों के बारे में जिक्र बाद में करेंगे। पहले आप देख सकते हैं कितने कितने एलिमेंट्स इसने रखे हैं। अगले के अंदर कितने एलिमेंट्स रखे प्यारे विद्यार्थियों? 14 एलिमेंट्स यहां पर रखे। आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 14। तो उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों अगले ग्रुप के अंदर 2 4 6 पीरियड में 8 10 12 14 और 17 एलिमेंट्स को रखा। और उससे अगले में प्यारे विद्यार्थियों 14 एलिमेंट्स को रखा। और यहां पर इसने 3 बना दिए प्यारे विद्यार्थियों, ए बी सी, ए बी
सी, तीन तीन एलिमेंट्स को एक साथ एक ही ग्रुप में रखा, आयरन, कोबाल्ट, निकल को, रदरफोर्ड, रोडियम और पैलेडियम को एक साथ। ठीक है, तो इस प्रकार इसने ये किया प्यारे विद्यार्थियों। अब आप यहां पर देख पाएंगे कि इसने जो सबसे बढ़िया चीज की वो क्या की कि इसने ये भी बता दिया कि इस खाने में, इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या रहेगा और हाइड्राइड क्या रहेगा। यह पेपर में बहुत बार आता है। जैसे पूछ लिया कि लिथियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बताइए, लिथियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, आपसे पेपर में पूछ लिया कि लिथियम ऑक्साइड ये होता है, ये होता है, ये होता है, इनमें से कौन सा सही है। ऑक्साइड मतलब जिसके साथ ऑक्सीजन लगे उसे बोलते हैं ऑक्साइड्स, जिसके साथ हाइड्रोजन जुड़ी हुई हो उसे बोलते हैं हाइड्राइड। तो हाइड्राइड का फॉर्मूला क्या रहेगा, ये वाला, ये वाला या ये वाला। तो ये बच्चे कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि पेपर के अंदर अक्सर पूछ लिया जाता है कि लिथियम हाइड्राइड का फॉर्मूला बताइए। तो प्यारे विद्यार्थियों, लिथियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, ये वाला सही है और ये दोनों क्या हैं, गलत हैं। और हाइड्राइड का ये वाला सही है और ये दोनों गलत हैं। अब आप कहेंगे कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। इसका सॉल्यूशन मेंडलीफ ने दे दिया। उसने कहा कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आर मान लो, इसमें भी जो भी एलिमेंट्स हैं उनको आर मान लो। मैं एक कॉमन फॉर्मूला दे देता हूं कि ये जो भी एलिमेंट्स हैं पहले ग्रुप के अंदर उनके नीचे 2 लगाओ और ऑक्साइड, ऑक्सीजन लगा दो, वो फॉर्मूला बन गया। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के नीचे क्या करो प्यारे विद्यार्थियों, मैं यहां पे करके दिखाता हूं। हाइड्रोजन के नीचे 2 लगाओ और ऑक्सीजन, ये इसका ऑक्साइड का फार्मूला। लिथियम के नीचे भी क्या करो, 2 लगाओ और ऑक्सीजन। सोडियम के नीचे 2 लगाओ, ऑक्सीजन। तो ये कॉमन फार्मूला दे दिया कि इनको आर मान लिया तो R2O, आर मतलब कोई भी एलिमेंट्स उसको आर की जगह पे रखो, उसके नीचे 2 लगाओ और ऑक्सीजन लगाओ, तो ये ऑक्साइड का फार्मूला। हाइड्राइड में RH यानी कि H लगाना है, H और H क्या हो गए, H2। लिथियम के आगे H लगाएंगे, लिथियम हाइड्राइड। सोडियम के आगे H लगाएंगे, सोडियम हाइड्राइड। तो इस प्रकार इसने क्या किया प्यारे विद्यार्थियों, फॉर्मूला दे दिया कि इनमें जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके नीचे 2 लगा करके ऑक्सीजन लगाएंगे तो ऑक्साइड का फार्मूला बन जाएगा, और सीधा H लगा देंगे तो हाइड्राइड का बन जाएगा। उसके बाद दूसरे ग्रुप के लिए दे दिया। तो अगर आप ये एलिमेंट्स को याद कर लेंगे तो केवल फार्मूले से आपका काम चल सकता है। यहां पर प्यारे विद्यार्थियों थोड़ी इसके अंदर मिस्टेक है, मैं करेक्ट कर देता हूं। ये आएगा RO2 और ये आएगा RH2। सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट। ये आएगा RO और नीचे आएगा RH2। कलर ले लेता हूं मैं डिफरेंट, RH2। ठीक है, इसमें R2O3 और यहां पर आएगा RH3। ये थोड़ा सा मिस्टेक था, मैं इसको करेक्ट कर देता हूं, बाकी ठीक है। तो इन सभी के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, इनमें क्या करना है, सभी के आगे केवल O लगाना है ऑक्साइड के लिए और H2 लगाना है। अगर हाइड्राइड का फॉर्मूला पूछा जाए तो H2 लगाना है। जैसे बेरिलियम ऑक्साइड, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, BeO, ना कि BeO2, BeO3 कुछ नहीं बनेगा। और हाइड्राइड का BeH2 यानी H2 लगाना है प्यारे विद्यार्थियों। यहां पर बताया हुआ है RH2, इन सभी को R मान लिया जाए। अगले में क्या करना है, R के नीचे 2 यानी बोरोन है तो बोरोन के नीचे 2 और लास्ट में क्या लगाना है, O3, ऑक्साइड का फार्मूला बन जाएगा। और हाइड्राइड के लिए H3 लगाना है तो BH3। RH3 है ना, तो R की जगह पर हम एलिमेंट्स का नाम रखेंगे तो सभी का फार्मूला आप यहां पर बना सकते हैं। तो इसने क्या किया, सभी के ऑक्साइड और हाइड्राइड्स के फॉर्मूले ऊपर ही दे दिए। तो ये बहुत अच्छी बात रही प्यारे विद्यार्थियों। जैसे यहां पर अगर हम देखें, ये वाला ले लेते हैं या इसको ले लीजिए। N के लिए इसने क्या कहा, ऑक्साइड का फार्मूला R2O5 यानी N2O5, R की जगह N ले लिया और RH3 हाइड्राइड का फार्मूला बन गया NH3। तो बाकी के आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने यहां पर छोड़ दिया, सभी का इसके अकॉर्डिंग देख करके आप ऑक्साइड और हाइड्राइड के फार्मूले बना सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, काफी मजा भी आएगा आपको कि किस प्रकार आप जो है इस पीरियोडिक टेबल का यूज करके आप ऑक्साइड और हाइड्राइड्स के फॉर्मूले बना सकते हैं। अब इसकी कमी क्या रही, मेजर कमियों की बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि डोब्राइनर की कमी क्या रही। ठीक है, पेज नंबर 14 पे चलते हैं। लिमिटेशंस, मेंडलीफ की बात कर रहे हैं ना, तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी की कमियां, मेंडलीफ
की आवर्त सारणी की कमियां। काफी सारी कमियां थी जिसको आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसमें दूर किया जाएगा, वो हम करेंगे भी। तो प्यारे विद्यार्थियों, नंबर 1, पहले आवर्त में केवल हाइड्रोजन को ही क्यों रखा? में केवल हाइड्रोजन को ही रखा, बाकी किसी को नहीं रखा। इसके पीछे का लॉजिक मेंडलीफ नहीं बता पाया, तो वो इसकी पहली कमी हो गई। कमी नंबर 2, एक ही बॉक्स में एक से ज्यादा तत्वों को रखा। एक से ज्यादा तत्व, यहां पर आप देख भी पाएंगे प्यारे विद्यार्थियों, एक बॉक्स में एक ही आना चाहिए, लेकिन मेंडलीफ ने तो क्या किया, आप देख सकते हैं, एक एक में दो दो, यहां पर 2 हैं, यहां पर 2 हैं, फिर यहां पर 2, यहां 2, और कुछ कुछ में तो 3-3 भी रख दिए। तो ये इसकी कमी थी जिसमें सुधार की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, तो इसने क्या किया, एक ही बॉक्स में एक से ज्यादा तत्वों को रखा। ठीक है। कमी नंबर 3, आइसोटोप्स जिसे हम कहते हैं समस्थानिक, उसको जगह नहीं दी। हालांकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी नहीं दी गई है, लेकिन यह भी कमी थी इसकी, आइसोटोप्स यानी समस्थानिकों को जगह नहीं दी। समस्थानिकों को जगह नहीं दी, क्यों नहीं दी मालूम नहीं। यह इसकी कमी नंबर 3। अब चौथी कमी यहां पर आप देख सकते हैं, मैं आपको टेबल से ही समझाऊंगा। यहां पर देखिए, इसने क्या कहा था कि मैं बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार तत्वों को रखूंगा। कमी देखिए, आयरन का भार 55.85 है आयरन का भार। ठीक है भाई, मान लेते हैं सही किया इसने। कोबाल्ट का है 58.93, बढ़ रहा है, बिल्कुल सही है। लेकिन निकल का 58.71 है। इसके मुताबिक तो निकल को यहां होना चाहिए था, कोबाल्ट को यहां होना चाहिए था, पर ऐसा तो मेंडलीफ ने नहीं किया। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह इसकी कमी नंबर 4 थी कि कोबाल्ट को निकल के बाद में रखना चाहिए था, क्योंकि कोबाल्ट का जो परमाणु भार है वो निकल से ज्यादा है। ऐसे कुछ तत्व इसको इस पीरियोडिक टेबल में इसने रख दिए थे कि जो नहीं करना चाहिए था। कोबाल्ट को निकल के सीओ मतलब क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, कोबाल्ट। कोबाल्ट को निकिल के बाद रखना चाहिए था, निकिल के बाद रखना चाहिए था। क्यों? क्योंकि इसका परमाणु भार निकल से ज्यादा है, क्योंकि इसका परमाणु भार निकल से ज्यादा है। परमाणु भार निकल से ज्यादा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, कर दिया, तो ये इसकी कमी नंबर 4 हो गई। इसके अलावा ऐसे तत्वों को भी रखा जिनके गुण आपस में नहीं मिलते थे, फिर भी उसने उनको एक साथ रखा। यहां पर आप देख पाएंगे प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा पीछे लेके चलते हैं आपको, यहां आ जाइए। चलिए, अब देखिए, अगर मैं यहां पे बात करूं, पोटेशियम और कॉपर कोई गुण आपस में नहीं मिलते, रखा हुआ एक साथ। कैल्शियम और जिंक के नहीं मिलते, एक साथ रखा हुआ है। तो ऐसे तत्वों को भी एक साथ रखा जिनके गुण आपस में नहीं मिलते थे। यह इसकी कमी नंबर 5 थी। तो यहां पर बाकी का जो होमवर्क मैंने आपके लिए छोड़ दिया प्यारे विद्यार्थियों, इनके ऑक्साइड और हाइड्राइड आप खुद बनाएंगे। ऊपर फार्मूले आपको सभी के दिख जाएंगे, और जो पूरी की पूरी आज का लेक्चर की पीडीएफ है वो भी आपको ऐप के अंदर मिलेगी, वहां से देखिए और खुद ब खुद बनाइए कि मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल के सभी के ऑक्साइड और हाइड्राइड के फॉर्मूले क्या रहेंगे। इसीलिए मैंने आपकी होमवर्क के लिए इसको ब्लैंक छोड़ा है। तो आगे के लेक्चर में अब हम करने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और वो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, क्योंकि उसके लिए हमने स्पेशल ट्रिक्स बनाई हैं और उसी ट्रिक्स की मदद से हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आपको इसी ऐप के ऊपर अवेलेबल मिलेगी, खोल के देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।